चलो बच्चों, अब ग्राफ की स्टडी करते हैं। पीरियोडिक टेबल में 3.4a ग्राफ में जो दिखाया है ना आपको, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर पीरियड 2 के एलिमेंट्स में किस तरह से एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड दिखाया गया है ना, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ। तो देखो, सबसे पहला एलिमेंट है पीरियड 2 का लिथियम, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो देखो ये अगर आपको ये ग्राफ याद रहेगा ना हमेशा, तो आपको पता लग जाएगा कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे किस तरह से एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर होती जा रही है। देखो, लिथियम से बेरिलियम में कम हो गई, बेरिलियम से बोरोन में कम हो गई, बिल्कुल कोई एनोमली नहीं है। बिल्कुल जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों? आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ होनी चाहिए, हमारा साइज़ भी इंक्रीज़ होना चाहिए, रेडियाई भी इंक्रीज़ होनी चाहिए एटॉमिक की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप देखो इन एलिमेंट्स को, इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना वो सेम है। सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, नियॉन तक, सब 2 शेल में जा रहे हैं ना। लिथियम में 2s1, फिर बेरिलियम में 2s2, फिर बोरोन में 2p1, कार्बन में 2p2, 2p3, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5 और नियॉन में 2p6। नियॉन में जाके जो है फुल हो गया 2p ऑर्बिटल। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो 2p में ही जा रहे हैं बाहर वाले, या 2s में जा रहे हैं, तो शेल का नंबर तो चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन क्या बढ़ गया अंदर? अंदर जो है वो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं ना उसको, अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज नंबर बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ छोटा होगा, है ना। और शेल तो बढ़ ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन्स तो उसी शेल में जा रहे हैं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसीलिए जो साइज़ है एक पीरियड में डिक्रीज़ हो जाता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ गया है, इसलिए साइज़ छोटा हो रहा है। अब दूसरा जो ग्राफ है उसमें 3.4b, इसके अंदर जो वेरिएशन दिखाया गया एटॉमिक रेडियस का, द एटॉमिक नंबर फॉर एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स। मतलब इसमें कहाँ जा रहे हैं आप? इसमें आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। तो देखो, टॉप टू बॉटम पहले एल्कली मेटल्स का बताते हैं। एल्कली मेटल्स में लिथियम से सोडियम में जाने में इंक्रीज़ हो रही है ना एटॉमिक रेडियाई। फिर सोडियम से पोटेशियम में जा रहे हो तो भी इंक्रीज़ हो रही है, रुबिडियम में भी इंक्रीज़ हुई है, सीजियम में भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। वो रीज़न मैं बताती हूँ। पहले आप ट्रेंड समझ लो कि ट्रेंड क्या है। जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है, जो कि क्वाइट नॉर्मल है कि ऐसे ही होना चाहिए। जब नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका साइज़ भी इंक्रीज़ होना चाहिए। इसीलिए लिथियम से सोडियम की तरफ जाते समय साइज़ में काफ़ी डिफरेंस आ गया, क्योंकि एक शेल बढ़ गया। Li में 2s1 में गया, और सोडियम में 3s1 में, पोटेशियम में 4s1 में, रुबिडियम में 5s1 में, और सीजियम में 6s1 हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ इंक्रीज़ होने से जो है न्यूक्लियर पुल भी कम हो गया, क्योंकि फार्दर चला गया जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। फार्दर होने के कारण उसके ऊपर अट्रैक्शन इतना नहीं रहा न्यूक्लियस की तरफ से, साइज़ बढ़ गया। उसके अलावा बच्चों, जब अंदर क्या हो रहा है, जब शेल बढ़ रहे हैं ना, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट जानते हो ना आप? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको न्यूक्लियर चार्ज उतना महसूस नहीं करने देते जितना वो कर सकता था। उसको शील्डिंग बोलते हैं, है ना। शील्ड कर दिया उसने न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। ये दोनों रीज़न हैं जिसके कारण साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब आप कहोगे कि पोटेशियम से सीजियम में बहुत ज़्यादा चेंज क्यों नहीं आया, जितना कि लिथियम से पोटेशियम तक जाने में आया? तो उसका रीज़न है कि उसमें बीच में d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो d ऑर्बिटल्स के आने से इनमें जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा
शील्डिंग नहीं कर पाते जितना एस और पी के ऑर्बिटल्स कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो साइज़ में इंक्रीज़ ज़्यादा होगा ना, और शील्डिंग कम होगी तो साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखने को मिलता है आपको। आ गया समझ में। दूसरा वाला ग्राफ जो है वो हैलोजन्स का है, हैलोजन्स का ट्रेंड दिखाया है। फ्लोरीन से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयोडीन की तरफ, तो आप देखो कैसे साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है ना। और रीज़न वही है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल का नंबर बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल जो है उसका इट इज़ फार्दर अवे, सो न्यूक्लियर पुल इज़ लेस, एज वेल एज द अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग करते हैं, उससे भी साइज़ बढ़ जाता है। उसमें भी यही रीज़न है कि ये क्लोरीन से आयोडीन तक बहुत ज़्यादा एकदम बहुत चेंज नहीं आया है एटॉमिक रेडियाई में। इंक्रीज़ तो है लेकिन फिर भी इतना नहीं है, वही पुअर शील्डिंग बाय डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए साइज़ एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट इंक्रीज़ इज़ देयर, है ना। तो ट्रेंड क्या बताते हैं कि जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, और ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब जो दूसरा ग्राफ है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ का। ये जो है ना 3.6a, इसमें देखो आप लिथियम से जब हम नियॉन की तरफ जा रहे हैं, मतलब सेकंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, है ना। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है बच्चों, इट इज़ इंक्रीजिंग, है ना। ग्रेजुअली इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन बीच बीच में कुछ एनोमलाई भी हैं। जैसे आप बोरोन में देखो, बोरोन में बेरिलियम से कम हो गई, है ना। लिथियम से बेरिलियम तक तो बढ़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बोरोन में कम हो गई। अब रीज़न क्या है बोरोन में कम होने का, कि अगर बोरोन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो वो है 1s2 2s2 2p1। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p1 में से रिमूव कर रहे हो आप। तो जो बी वाले जो जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना 2s के, वो उसको बहुत अच्छे से शील्ड करते हैं, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को। शील्डिंग करने से क्या होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस का पुल कम होगा, उसको निकालना ईजी हो जाएगा, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन है 2p में, और बेरिलियम में तो आपको 2s में से निकालना है, इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरोन से ज़्यादा है। अब और देखो, आप ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम हो गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक्चुअली तो बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन ऑक्सीजन में भी वही है। नाइट्रोजन में जो है 2p में 2p3 है और ऑक्सीजन में 2p4 है। तो 2p3 तो एक हाफ फिल्ड स्टेबल कंडीशन है, तो उसमें से निकालना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में तो हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग वो जो पेयरिंग हुई है ना 2p4, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी है, उसको निकालना ईजियर है नाइट्रोजन से, और एक निकलने के बाद जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाएंगे ना पी ऑर्बिटल, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना ऑक्सीजन की वो नाइट्रोजन से कम है, और फ्लोरीन की बढ़नी ही चाहिए थी। इसी तरह से नियॉन की मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पीक पे है हमारा नोबल गैस और बॉटम में है हमारा एल्कली मेटल। बिल्कुल बहुत अच्छा ग्राफ है। फिर हम दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं, ये है 33.6b। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी दिखाई है बच्चों ग्रुप में, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो देखो किस तरह से जब हम ग्रुप में ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। अब इसका क्या रीज़न है, देखो लिथियम से सोडियम में आए ना आप, लिथियम है 2s1 और सोडियम है 3s1, पोटेशियम है 4s1, रुबिडियम है 5s1 और सीजियम है 6s1। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फार्दर अवे जाता जा रहा है न्यूक्लियस से, उसके ऊपर पुल कम है, उसको निकालना इजी है, इसीलिए जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज़ हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वही है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद भी चाहता है कि निकल जाए इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस का वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, तो वो it wants to remove the one electron, so it has a lowest
आयनेशन एंथैल्पी इन द पीरियड, एनी पीरियड, एल्कली मेटल्स। तो देखो इसमें सबसे सोडियम से पोटेशियम में काफ़ी कम हुई, लेकिन पोटेशियम और रुबिडियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रीज़न वही है कि इसमें डी ऑर्बिटल्स में फिल होने लगते हैं ना बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके कारण इतनी ज़्यादा शील्डिंग नहीं हो पाती है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना। तो शील्डिंग ज़्यादा होगी तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि आप आसानी से निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन, ये रीज़न है। अब एक